वाज़े रहे साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर टॉप सिटी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू किए जाने के बाद हिरासत में लिया गया था। ISPR ने तब बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई शुरू की गई है। तर्जुमान पाक फौज ने बताया था कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं कि जिस पर उन्हें तहवील में लेकर उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। पाक फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल जो हर वक्त जारी रहता है और इसके अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती, बल्कि अगर ज़्यादा सीनियर रैंक और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है इट कम्स इवन मोर हार्डर बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड कि जो लोग सीनियर हैं उनको ज़्यादा समझ और अकल और ज़्यादा जिम्मेदारी है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का नाम पहली बार 27 नवंबर 2017 में उस वक्त सामने आया जब तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनों ने फैजाबाद इंटरचेंज पर तकरीबन 22 दिन तक धरना दिया और इस्लामाबाद का रावलपिंडी से राब्ता मुनक़ता हो गया। नाज़रीन, इस दौरान पुलिस की तरफ से ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन फिर तहरीक लबैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए और इन मुज़ाकरात में जिस शख्स ने बतौर जामिन इस मुआहदे पर दस्तखत किए वो उस वक्त के DGC मेजर जनरल फैज हमीद थे और मुआहदे पर उनके नाम के साथ बावसातत मेजर जनरल फैज हमीद ही लिखा गया था। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त ये मुआहिदा हो रहा था ऐन उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी इस धरने के खात्मे के लिए एक केस की समाअत कर रहे थे और 27 नवंबर को यानी मुआहिदे के दिन दौरान समाअत जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि फौज कौन होती है सालिसी का किरदार अदा करने वाली, क्या फौज अक़वाम मुत्तहिदा है जो सालिसी करवा रही है। जस्टिस सिद्दीकी ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी कानून में एक मेजर जनरल को सालिस बनाने का इख्तियार कहाँ दिया गया है, जिस बंदे का कोर्ट मार्शल होना चाहिए था उसे सालिस बना दिया गया। इसी केस की समाअत के आखिर में जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने यह भी कहा कि मुझे पता है कि इन रिमार्क्स के बाद शायद मैं भी लापता अफराद में शामिल हो जाऊंगा या मारा जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी तो खैरियत से हैं, अलबत्ता आज जिनका कोर्ट मार्शल होता वो देखना चाह रहे थे वो कोर्ट मार्शल जरूर हो रहा है। तब इस तकरीर के बाद उन्हें कहा तो कुछ नहीं गया, लेकिन उन पर दबाव का आगाज शुरू हो गया कि जिसका इजहार जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने 21 जुलाई 2018 को रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए किया और यह कहा कि खुफिया अदारे के एहलकारों ने हमारे चीफ जस्टिस तक रसाई हासिल करके ये कहा है कि हमने नवाज शरीफ और उनकी बेटी को इंतखाबात तक बाहर नहीं आने देना। इस तकरीर के बाद जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हो गया और फिर उनको ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। अपनी बरतरफी के खिलाफ दायर दरख्वास्त में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने ISI के मेजर जनरल फैज हमीद और ब्रिगेडियर इरफान रामे से मुलाकातों का अहवाल भी लिखा है। उन्होंने ये लिखा कि मेजर जनरल फैज हमीद 2 बार उनके घर आए और दोनों बार इस्लामाबाद इंतजामिया की सरकारी गाड़ी पर आए। जनरल फैज हमीद पहली बार ISI सदर दफ्तर आबपारा की सड़क खोलने के फैसले को वापस लेने का कहने के लिए आए, जबकि दूसरी मुलाकात में उन्होंने नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में जेर समाअत अपीलों पर भी बात की। शौकत सिद्दीकी के मुताबिक मैंने जनरल फैज के पूछने पर जवाब दिया कि अपीलें आईन और कानून के मुताबिक सुनकर फैसला किया जाएगा, जिस पर जनरल फैज हमीद का यह कहना था कि इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। शौकत सिद्दीकी की दरख्वास्त में यह भी लिखा गया है कि जनरल फैज हमीद ने कहा नवाज शरीफ की जमानत आम इंतखाबात से कबल नहीं होनी चाहिए और फिर ऐसा ही हुआ। मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज दोनों उस वक्त तक कैद रहे कि जब तक 2018 के इलेक्शंस नहीं हो गए। कहा जाता है कि जिस वक्त इमरान खान वजीर आजम बने तो अगर फौज में कोई सबसे ज्यादा उनके करीब था तो वो कोई और नहीं बल्कि मेजर जनरल फैज हमीद थे, जो उस वक्त ISI में DGC थे। अमली तौर पर इमरान खान का दायां हाथ। मेजर जनरल फैज हमीद के नाम की बाज़गश्त दूसरी बार 1 अगस्त 2019 को उस वक्त सुनी गई जब जनरल फैज हमीद बतौर DGISI का चार्ज संभाल चुके थे और चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश हो चुकी थी। सादिक संजानी के मुकाबले पर हासिल बिजंजो अपोजिशन के उम्मीदवार थे। सेशन से कबल अपोजिशन मेंबरान की गिनती की गई और चूंकि अपोजिशन उस वक्त सेनेट में अक्सरियत रखती थी तो हासिल बिजंजो और अपोजिशन इत्तेहाद पुरुम्मीद थे। देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि सादिक संजानी को ओहदे से हटा दिया जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सादिक संजानी जीत गए और हासिल बिजंजो हार गए। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपके बंदे तो पूरे थे तो ये कौन लोग थे जिन्होंने सादिक संजानी को वोट डाल दिया, हासिल बिजंजो ने बहुत एक जुमला बोला विच कैन बी कॉल्ड हिस्टोरिक। क्या था, मुलाहिजा कीजिए। ये जब अंदर गए हैं खुफिया रायशुमारी में तो ये कौन लोग हैं? 14 लोग जो आपसे ये जनरल फैज के लोग हैं। जनरल फैज ISI के चीफ है, जानते हैं आप, उसके लोग हैं।
चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होने के बाद दूसरी बार लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम उस वक्त सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैजाबाद धरना केस से मुतल्लिक अज खुद नोटिस केस का फैसला जारी करते हुए उन फौजी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। अदालत ने आईन पाकिस्तान का हवाला देते हुए लिखा कि आईन पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज के अरकान को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों बशमूल किसी सियासी जमात, धड़े या फर्द की हमायत से रोकता है। आर्मी चीफ, बहरी या फजाई अफवाज के सरबराहान को वजारत दिफा के तवस्सुत से हुक्म दिया जाता है कि वो फौज के उन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी सियासी जमात या ग्रोह की हमायत की। तमाम खुफिया इदारों बशमूल ISI, IB और MI और पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा को अपने मैंडेट से तजावुज नहीं करना चाहिए। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की तरह जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ दायर रेफरेंस भी फैजाबाद धरने के तनाजुर में देखा जाता है, जिसका इजहार मौजूदा अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना अमल दरामद केस के दौरान भी किया। हुआ कुछ यूं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने सदर आरिफ अलवी की मंजूरी से काजी फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सदारती रेफरेंस दायर कर दिया, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया के असासजात पर सवाल उठाया गया। इस रेफरेंस को 2021 में सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने अक्सरियत राय से कलअदम करार दे दिया, मगर इस रेफरेंस के दायर करने में भी जनरल फैज हमीद का नाम लिया जाता है। साबिक वजीर आजम इमरान खान भी इस रेफरेंस को दायर करना एक गलती समझते हैं। जनरल फैज हमीद का नाम लिया जाता है। साबिक वजीर आजम इमरान खान भी इस रेफरेंस को दायर करना एक गलती समझते हैं और आज ये मौकफ रखते हैं कि ये रेफरेंस ऊपर से आया था। नाज़रीन, तीसरी बार लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम नवाज शरीफ ने 16 अक्टूबर 2020 को गुजरांवाला जलसे से खिताब करते हुए उस वक्त लिया कि जब वो इमरान खान पर तनकीद कर रहे थे। नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि जनरल कमर बाजवा, ये सौगात आपकी ही दी हुई हैं, आप ही इस परेशानी का मौजब हैं। जबकि फैज हमीद के बारे में कहा कि ये सब कुछ जनरल फैज हमीद के हाथों से हुआ, उनको भी जवाब देना होगा। जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। आपको अक्टूबर 2020 के बाद लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम दबे लफ्जों में इस्लामाबाद के सर्कल्स में ज़बान ज़द आम रहा, लेकिन फिर जनरल फैज हमीद इंटरनेशनल खबरों का महवर उस वक्त बने जब अगस्त 2021 में तालिबान अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल रहे थे और जनरल फैज हमीद बतौर DG ISI काबुल में चाय का कप हाथ में पकड़े सहाफियों को जवाब दे रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा। Your best help. Just landed and we are working for peace and stability in Afghanistan. डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की कैलकुलेशन गलत हो गई और इसके बाद कुछ भी ठीक नहीं रहा, चूंकि तहरीक इंसाफ के क्लोज सर्कल्स में ये बात शुरू हो गई कि जनरल बाजवा के बाद जनरल फैज हमीद फौज के सरबराह होंगे और ये सेटअप 2028 तक चलेगा। ऑपोजिशन ने खतरे को भांपते हुए इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का फैसला कर लिया। यहां से खेल एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो जाता है और इस खेल के 4 किरदार होते हैं। पहला ऑपोजिशन, दूसरा जनरल फैज हमीद, तीसरा जनरल कमर जावेद बाजवा, चौथा इमरान खान। इमरान खान की बतौर वजीर आजम कोशिश होती है कि जनरल फैज हमीद को बतौर DG ISI तैनात रखा जाए ताकि चीजों को मैनेज किया जा सके। खेल के दूसरे किरदार, ऑपोजिशन का मानना था कि इससे पहले कि जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ बने और कंपनी 2028 तक चलती रहे, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए और इसे कामयाब करवाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी जाए। और फिर ऑपोजिशन ने ऐसा ही किया। मुस्लिम लीग नवाज ने फौजी क़यादत से खुफिया राब्ते शुरू कर दिए और अदम एतमाद का कार्ड खेलने की तैयारी अरूज पर पहुंच गई। कहानी के तीसरे किरदार जनरल कमर जावेद बाजवा चाहते थे कि अगर जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनवाना है तो उन्हें किसी कोर की कमान करनी होगी। इस वजह से उन्हें DG के ओहदे से हटाया जाना लाजमी है। इमरान खान ऐसा नहीं चाहते थे। खेल के अहम तरीन और चौथे किरदार लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद खामोश रहे क्योंकि उनके बिहाफ पर इमरान खान जंग लड़ते रहे और फिर ये जंग जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान के दरमियान बदएतमादी की वजह बन गई। इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान तसल बाकायदा तौर पर अरूज पर पहुंच गई और बात इस हद तक बिगड़ गई कि जनरल बाजवा ने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। इन्हीं हालात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को DG ISI तैनात कर दिया गया। ये वही वक्त था कि जब वजीर आजम इमरान खान TTP से मुज़ाकरात कर रहे थे और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इंकशाफ किया कि हमारे तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात चल रहे हैं और ऐसे हालात में DG ISI को तब्दील नहीं किया जा सकता। मगर फिर ये इंकशाफ भी सामने आया कि मुज़ाकरात में एक नुक्ता सैकड़ों TTP दहशतगर्दों को पाकिस्तान में वापस आबादकारी की इजाजत भी देना था कि जिस पर आगे चलकर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कौमी असेंबली इजलास में तकरीर करते हुए शदीद तनकीद की। यहाँ इस हाउस में इस जगह के ऊपर जनरल फैज और जनरल बाजवा बैठे हुए, हमें बताया गया कि तालिबान जो है वो शरीफ हो गए, अब वो वापस आ रहे हैं और पुरअमन हो और बस जाएंगे और हमारी बातचीत हमारा सारा जो उनके साथ हो।
क्या नतीजा निकला है? तो पूछने वाला है उनको। 86,000 जानें हमने दहशतगर्दी के लिए दी हैं और 1-2 अशखास ने मिलके उनके साथ जो है मुकमका कर लिया। लेकिन क्या हम खुद एहतसाबी करेंगे कि किन लोगों ने इनको ला के बसाया, किन लोगों ने इनसे कमिटमेंट ली और किन लोगों ने चाय की प्याली पकड़ के कहा कि सब ठीक हो जाएगा। बकौल वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ उन्हें धमकियां भी दी गई। फास्ट फॉरवर्ड नवंबर 2022 इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई और उन्होंने नाम लिए बगैर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मीर जाफर और मीर सादिक जैसे अलकाबात से नवाजना शुरू कर दिया। और ये वही वक्त था कि जब सदर आसिफ अली जरदारी ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि जनरल फैज हमीद अब खुड्डे लाइन लग चुका है। किसने बनाई है? फैज हमीद ने। फैज हमीद तो बेचारा खुडी लाइन है। लेकिन फिर हालात ने एक बार फिर उस वक्त करवट ली। जनरल फैज हमीद का नाम मीडिया और तज्जियों की जीनत उस वक्त बना कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा के आर्मी चीफ के ओहदे की मुद्दत मुकम्मल होने लगी। ऑपोजिशन ने कैंपेन शुरू कर दी कि इमरान खान जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनवाना चाहते हैं और ऐसा करने के बाद वो ऑपोजिशन को बिल्कुल क्रश कर देंगे। इमरान खान चाहते थे या नहीं, मगर तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद कायदीन जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनते देखना चाहते थे। इमरान खान इस हद तक चले गए कि उन्होंने ये भी कहा कि जनरल कमर को ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर देता हूं और सियासी तज्जियाकारों का यह मानना था कि वो ऐसा इस वजह से कर रहे थे कि जनरल आसिम मुनीर किसी सूरत चीफ अवामी स्टाफ ना बन सकें, क्योंकि उन्होंने इमरान खान को बुशरा बीबी की करप्शन के सबूत दिखाए थे और उन्हें ओहदे से हटाने की इमरान खान की इतनी जिद थी कि जनरल आसिम मुनीर को छुट्टी वाले दिन यानी इतवार के दिन ट्रांसफर कर दिया गया। वो खान साहब थे उस वक्त के DGISI लगे थे। उसके बाद मेरे ख्याल में उनको यही था कि मैं जो चाहूंगा उनसे वो करवाऊंगा। जनरल साहब शायद और मजाज के थे, उन्होंने वो काम नहीं किया जो उससे पहले जनरल फैज कर रहे थे। उस वक्त जो इंटरेस्ट था वो ये खान साहब का ये था, जब उनको बताया गया और उस वक्त के जो आज के आर्मी चीफ हैं उन्होंने जब उनको ये बताया तो मेरे ख्याल में खान साहब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो उनको जनरल फैज की तरह का कोई शख्स समझ रहे थे और जब उन्होंने उनको जाके बताया कि जी आपके घर में वो माल भी मौजूद है जो कि रिश्वत के तौर पे लिया गया है और रिश्वत भी आपके घर में मौजूद है, तो वो खान साहब के लिए शायद बहुत ज्यादा था एब्जॉर्ब करना। तो उन्होंने उनको कहा कि आप यू आर क्रॉसिंग द रेड लाइन। तो उन्होंने कहा कि आई डोंट वर्क फॉर यू, आई वर्क फॉर माई कंट्री। ये संडे की बात है, तो मेरे ख्याल में और कहीं नहीं हुई, संडे को उनके घर पे हुई। संडे को ही फारिग करवा दिया जी, संडे को ही वो फारिग हो गए थे। जनरल आसिम मुनीर की जगह जनरल फैज हमीद ने DGISI का ओहदा संभाल लिया और यहां से उस दोस्ती का आगाज हुआ कि जो तारीख का हिस्सा है। जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनते ही जनरल फैज हमीद ने ओहदे से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। हालात खामोशी से चल रहे थे, मगर फिर 9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में पुरतशद्दुद एहतजाज शुरू कर दिए। फौजी तनसीबात समेत दीगर इमारतों में तोड़फोड़ की गई, हसास इमारतों के सामने एहतजाज किया गया और ऐसा ही एक एहतजाज GHQ के सामने और कोर कमांडर हाउस लाहौर में भी हुआ। और मौजूदा वजीर दिफा का यह मानना है कि इन सब के पीछे जनरल फैज हमीद ही थे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद मुकम्मल सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। मीडिया पर कभी कभार उनका नाम लेकर तनकीद हो जाती थी, मगर कोई केस सामने नहीं आया। मगर फिर 8 नवंबर 2023 को सब कुछ बदल गया। सुप्रीम कोर्ट में टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक कंवर मोईज अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की कि जिसमें उन्होंने बराह रास्त जनरल फैज हमीद पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम आयद करते हुए अपनी दरख्वास्त में मौकफ अपनाया कि 12 मई 2017 को पाकिस्तान रेंजर्स और ISI के एहलकारों ने दहशतगर्दी के एक मुबैना मुकदमे की आड़ में टॉप सिटी के दफ्तर और मोईज अहमद खान के घर पर छापा मारा। इस छापे के दौरान उनके घर से सोना, हीरे, नकदी और मुतअद्दिद कीमती अशिया कब्जे में ले ली गई। मोईज अहमद खान ने दरख्वास्त में मजीद ये कहा कि इस वाक्य के बाद फैज हमीद के भाई सरदार नजफ ने सालसी की और मसला हल करने की कोशिश की। मोईज अहमद खान की बरियत के बाद फैज हमीद ने मोईज खान के एक रिश्तेदार के जरिए उनसे मुलाकात का बंदोबस्त करने के लिए भी राब्ता किया और इस मुलाकात के दौरान फैज हमीद ने छापे के दौरान छीने गए 400 तोला सोने और नकदी के सिवा बाकी सब चीजें वापस करने की पेशकश की। सुप्रीम कोर्ट में कंवर मोईज अहमद खान की इस दरख्वास्त पर समाअत करते हुए 9 नवंबर 2024 को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल बेंच ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ तहकीकात का हुक्म देते हुए दरख्वास्त गुजार को साबिक DGISI और उनके मुआवनीन के खिलाफ शिकायत के अजाले के लिए वजारत दिफा समेत मुतल्लिका फोरम से रुजू करने का हुक्म भी दे दिया। अदालत ने यह भी निशानदही की कि दरख्वास्त गुजार बदनीयती पर मबनी मुकदमा चलाने पर जनरल फैज हमीद और दीगर रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ सिविल या फौजदारी अदालत में केस दायर कर सकता है। इस हुक्म के बाद
पाकिस्तान आर्मी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायजी और उनके साथ ही जज पर मुश्तमिल बेंच की हदायत पर मनोअन अमल करते हुए एक मेजर जनरल की सरबराही में आला सतह कमेटी की सरबराही में यह इंक्वायरी 17 अप्रैल 2024 को तश्कील दे दी ताकि जनरल फैज हमीद के खिलाफ दावों की तहकीकात की जा सके। इस कमेटी ने फौज की सीनियर तरीन रिटायर्ड अफसर के टॉप सिटी केस में मुलव्वस होने की गैर जानिबदाराना और पेशावराना इंक्वायरी मुकम्मल करते हुए 12 अगस्त 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दिफात के तहत मुनासिब तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी और उनके बाकायदा फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का आगाज करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लिए जाने और उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के बाद उनके सबसे बड़े हमायती इमरान खान की तरफ से मुतजाद बयानात सामने आते रहे। अडियाला जेल में कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान का पहली बार मौक़िफ़ 15 अगस्त 2024 को सामने आया कि जिसमें इमरान खान ने कहा कि फैज हमीद मुल्क का असासा थे जिन्हें ज़ाया कर दिया गया। मेरा फैज हमीद से कोई ताल्लुक नहीं, उनसे तफ्तीश फौज का अंदरूनी मामला है, मुझे इससे क्या, सबका एहतसाब करें। साथ ही इमरान खान ने यह भी कहा कि अगर 9 में फैज हमीद ने करवाया है तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इसके अलावा इमरान खान ने यह भी कहा कि मेरा जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट के बाद उनसे कोई राब्ता नहीं रहा, लेकिन फिर यह भी कहा कि मुझे लगता है कि जनरल फैज हमीद को मेरे खिलाफ वादामाफ गवाह बनाया जाएगा और उनसे मेरे खिलाफ बयान दिलवाया जाएगा और मेरे केस मिलिट्री कोर्ट की तरफ ले जाया जाएगा। और फिर इमरान खान ने 21 अगस्त 2024 को यानी कि 4 माह कबल जनरल फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा करते हुए कहा कि इस ट्रायल में मीडिया को अदालत जाने और कवरेज करने की इजाजत भी दी जाए। ओपन ट्रायल से मुल्क को फायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। इससे रजीम चेंज 9 मई की साजिश बेनकाब हो जाएगी। जनरल फैज हमीद के सियासी और रसूख का अंदाजा साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के इस बयान से भी बखूबी लगाया जा सकता है। तो उन्होंने जो असर किया है वो क्या था? वैसे कहते हैं जी कि न्यूट्रल जानवर होता है। वो क्या था? असल में इनको ना सीखने और ना तजर्बा करी की वजह से इनको सीखने देना चाहिए था। इनके काम इनके बिहाव पे जो होते रहे हैं ना, हाँ। वो नुकसान हुआ। सीखने का मौका नहीं फिर मिला ही नहीं। कोई बच्चा सीखेगा तो चलेगा, तो नीचे उतारोगे तो सीखेगा ना। नापियां बदलते रहना सारी जिंदगी, तो नापियां बदली गई हैं 3.5 साल, तो और क्या। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड केस में 79 सवालात के जवाबात अदालत में जमा करवा दिए हैं। इमरान खान की 9 में वाकयात की अदालती तहकीकात की दरख्वास्त भी आईनी बेंच ने समाअत के लिए मंजूर कर ली है और आईनी बेंच ने ही सिविलियन ट्रायल केस में जेर हिरासत मुल्जिमान को आम जेलों में मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है। कानूनी महाज पर मुश्किलात में घिरे साबिक वजीर आजम के 190 मिलियन पाउंड केस में जमा कराए गए जवाबात इस केस की सिमत का तयन करेंगे। इमरान खान की तरफ से 342 के तहत दिए गए बयान में यह कहा गया है कि मेरी मकबूलियत खौफ की वजह है। मैंने निजाम की तब्दीली के लिए सड़कों पर मुल्क गिर पुरअमन तहरीक शुरू की तो मुझ पर मेरे खानदान, रिश्तेदारों और मेरे पार्टी कारकुनान के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करना शुरू कर दिए गए और नाम नेहाद जमहूरियत पसंदों के जरिए फैशिज्म के दौर का आगाज हुआ। इमरान खान ने अपने जवाब में दावा किया है कि 10 अप्रैल 2022 को हुकूमत की तब्दीली के ऑपरेशन के बाद उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी साजिश के नतीजे में आला अदालतों के जजों, सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस हुकाम, जिले इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को साथ मिलाया और लंदन प्लान की तकमील के लिए पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिशात के बहर खिलाफ काम शुरू कर दिया और मेरे और खानदान के अफराद को महज दबाव डालने और सियासत में हिस्सा लेने से रोकने के लिए सजाएं सुनाई गई।